हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आप सभी को पता है कि भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो एग्रीकल्चर पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज हम एग्रीकल्चर पे क्वेश्चंस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में बोल रहा हूँ मैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बॉरलॉग को। यूएसए से थे ये और बहुत बड़े एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट का आविष्कार किया था और इसलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और इस कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। और भारत में भी इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। विभूषण, पद्म विभूषण क्या होता है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। नागरिक सम्मान, पहला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा होता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि भारत का पहला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा होता है और ये किन दो विदेशियों को अब तक दिया जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन अगेन बहुत बड़े एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे और जिन्होंने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत बढ़ाया, ग्रीन रेवोल्यूशन को। और इसके लिए एम.एस. स्वामीनाथन जी को भी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हें इनके कंट्रीब्यूशन के सम्मान के स्वरूप राज्यसभा का भी मेंबर बनाया गया था। राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेट होते ना, राज्यसभा में भी ये सदस्य रहे थे। कब से कब तक? 2007 से 2013 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये एम.एस. स्वामीनाथन ही थे जिन्होंने कि सदाबहार क्रांति का शब्द का इस्तेमाल किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई है। एम.एस. रंधावा कौन थे? एम.एस. रंधावा एक सिविल सर्वेंट थे और बोटानिस्ट भी थे, सिविल सर्वेंट थे। और इन्होंने भी ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इनकी भूमिका रही है। इनकी बायोग्राफी में इनको एक नया नाम दिया गया, उसका नाम था पंजाब का 6वां दरिया। पंजाब का द 6th रिवर ऑफ पंजाब, पंजाब का 6वां दरिया। 6वां दरिया, दरिया आप समझते हैं, इनको ये उपाधि दी गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी फसल का उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभार्थी थे? मतलब वो जिस क्रॉप पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा, गेहूं थी। गेहूं पर क्यों फर्क पड़ा? क्योंकि हाई यील्डिंग उसके जो बीज उन पर काम किया गया था, उनको ढूंढा गया था नॉर्मन बॉरलॉग द्वारा। ठीक है, तो हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा पैदावार बढ़ी वो वीट की थी, चाहे वो ऑल ओवर वर्ल्ड थी चाहे वो इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल के उत्पादन को फर्क पड़ा? गेहूं के उत्पादन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कुल कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं? पारिस्थितिक क्षेत्र, एग्रो इकोलॉजिकल, 20 हैं। ये देखिए मैप में दिख रहा है, 1 2 इस टाइप से। ये क्या होते हैं पारिस्थितिक क्षेत्र? वो क्षेत्र जो एक परिस्थिति के क्लाइमेट को दर्शाते हैं और उस क्लाइमेट में कौन कौन से फसलें सबसे ज़्यादा पैदा होंगी। इसका मूल उद्देश्य है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना। और ये कौन डिसाइड करता है कि कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स होंगे? वो होता है
फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO है जो ये डिसाइड करता है, और आज की डेट में 20 हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको कि इंडिया को, अब देखिए इस इलाके में धान नहीं होगा, धान मतलब पैडी, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैडी के लिए बहुत ज़्यादा रेन की ज़रूरत होती है, अब यहाँ पर रेन होती नहीं है। तो उन्होंने ये किया कि इस इलाके में उस पैदावार को ही बढ़ावा दिया जाए जो यहाँ के क्लाइमेट को सूट करती है, और उस हिसाब से उन्होंने भारत को 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांट दिया, और उसी हिसाब से प्लान किया जाता है कि कौन सी फसल कहाँ होगी और उसकी पैदावार के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में हम कृषि को क्या मानते हैं? जीविका का साधन। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि को क्या इंडस्ट्री भी नहीं मानते हम इसे कोई और ऑक्यूपेशन भी नहीं मानते, क्योंकि भारत में जो कृषि पैदावार है वो मेनली कृषक जो है अपने जीविका के लिए उसका इस्तेमाल करता है, तो इसलिए इसको जीविका का साधन ही इंडिया में माना जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य अनुबंध खेती शुरू करने में अग्रणी है? पंजाब है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब आपको फसल उगाने से पहले ही कोई कंपनी या कोई बिजनेसमैन एक कॉन्ट्रैक्ट करता है आपको कि मुझे गेहूं चाहिए या मुझे चावल चाहिए, और मुझे इस सीज़न के एंड पर इतना चावल चाहिए और मैं आपसे खरीद लूँगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक तरह से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब में होती है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर एक लॉ भी बनाया, और किस स्टेट ने सबसे पहले वो लॉ बनाया? तमिलनाडु ने बनाया। और क्यों बनाया वो? क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जब वो लिखित नहीं होते, कोई भी कानून के रूप में नहीं होते, तो वो जो किसान है उसके लिए कभी कभार नुकसान कर सकता है। तो इसलिए तमिलनाडु ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर एक लॉ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर सबसे पहले जिस स्टेट ने लॉ बनाया वो तमिलनाडु था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। टेरेस फार्मिंग कहाँ की जाती है? टेरेस फार्मिंग मतलब वही सीढ़ी नुमा खेत। कहाँ होते हैं? पहाड़ियों की ढलान पे होते हैं। ये पहाड़ियाँ इस टाइप से हुई, अब पहाड़ियों पे कोई ऐसे मैदान तो है नहीं जिस पे खेती की जा सके, तो इनको ये जैसे आपको दिख रहा है ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो ये सीढ़ी नुमा खेत कहाँ होते हैं? ये पर्वतों पर होते हैं। यहाँ पर ऐसे 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 इस टाइप से सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के प्रथम राज्य का नाम बताइए जो जैविक खेती पर निर्भर है। जैविक खेती? सिक्किम है वो राज्य। क्या होती है जैविक खेती? जैविक खेती वो खेती होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता। लाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता, तो किसका इस्तेमाल होता है एज फर्टिलाइजर? काव डंग या गोबर का, कंपोस्ट का, इनका जो नेचुरल हैं, जो हमारे नेचुरल चीज़ों से बने हुए हैं, उसी का इस्तेमाल करके पैदावार को बनाया जाता है या उगाया जाता है। और जैविक फार्मिंग यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको पता ही है आजकल कितने डिमांड में है, और ये ज़्यादा भी महंगे भी होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खरीफ की फसल कब बोई जाती है और इसकी कटाई कब होती है, और कौन कौन सी खरीफ की फसलों के मुख्य नाम है? ये मैंने यहाँ पर एक UPSC PCS लिखा हुआ है, लेकिन ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, और लगभग हर एग्जाम में जब भी फसलों की बात आती है तो ये पूछे जाते हैं। इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इनको काट दिया जाता है। अब कई बार ये जून जुलाई की जगह अप्रैल मई भी होगा, मई जून भी होगा, अप्रैल मई या मई जून इस टाइप से लिख दिया जाता है। अब सिंपल सा फंडा क्या है कि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, जो मेन मानसून है इंडिया का, उसके साथ, उसके शुरू होने के साथ जो भी फसलें बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं। और अब केरल में जो हमारा ये मानसून जो है मई में आ जाता है, तो मई के बाद जो भी फसलें बोई जाती हैं खरीफ की फसलें कहलाती हैं। और कौन कौन सी आती हैं उसमें? चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, कपास, जूट आदि, ये सब फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं? अब
जैसे कि ये अक्टूबर नवंबर, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि ये कब सितंबर अक्टूबर इनमें काटी जाती हैं, और इस स्लाइड में देखिए ये अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पर इनको बोया जाता है, जो सर्दियों में जिन्हें बोया जाता है सर्दियों में। अब यहाँ से सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो इनको अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर इस समय इनको बोया जाता है, और अप्रैल मई में इनको काट लिया जाता है। रबी की फसलें होती हैं और इनमें गेहूं, जौ, मटर, रैपसीड, सरसों, अनाज, ये सब फेमस हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिश्रित खेती के प्रमुख लक्षण क्या हैं? मिश्रित खेती होती क्या है? इसमें पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ की जाती है। देखिए पशुपालन भी इकट्ठा और यहाँ पर खेती भी इकट्ठा हो रही है। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। हम अगर गाय पालन कर रहे हैं या और कोई पालन कर रहे हैं तो उसमें उनके गोबर से हम खाद बना सकते हैं, उस खाद को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही जो कृषि में जो बचा खुचा है उसको हम पशुओं को खिलाकर उनका पालन कर सकते हैं। और इसका एक मेन रीज़न है कि किसान की खेती अगर ख़राब हो जाए तो उसको बहुत नुकसान होता है, और इसमें अगर खेती खराब भी हो जाए तो वो इनके प्रोडक्ट्स का, दूध का, मांस का, इन सब का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकता है और अपने आप को सक्षम रख सकता है इन सब सिचुएशन को झेलने के। तो मिश्रित फार्मिंग में दोनों चीजें होती हैं, पशुपालन भी होता है और फसलों की खेती भी होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी फसल रोपाई द्वारा उगाई जाती है? रोपाई चावल के द्वारा। चावल की फसल को पहले एक जगह लगाया जाता है, फिर जैसे ये उखाड़ के लेके आए हैं उनको उखाड़ा जाता है और फिर कहीं और उनको, जब बरसात, मेन बरसात जो होती है उसके बाद इन फसलों को, मतलब धान को, चावल या धान जो भी कहें आप उसको, पैडी जिसे कहते हैं, उनको फिर लगाया जाता है दूसरे जगहों पर। तो कौन सी फसल है? चावल की फसल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रकार की फसल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम है? नाइट्रोजन को एयर से लेने में सक्षम है। कौन सी होते हैं? फलीदार वृक्ष या लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्या होता है? नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं? ये नाइट्रोजन ओपन एयर में है, उसको पौधे जो होते हैं वो डायरेक्ट ले नहीं सकते, तो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन मिट्टी में मिलती है और मिट्टी के थ्रू वो ये लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, इसमें राइजोबियम होता है, एक राइजोबियम, उसके द्वारा ये इसको सोख लेते हैं और उस तरह से नाइट्रोजन को अपने, मतलब यूज करते हैं उसका। तो ये फलीदार वृक्ष जो होते हैं ये सबसे ज्यादा उसको कर पाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा राज्य भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात है। ये रहा गुजरात, और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। गुजरात की एक और खासियत है कि ये हमारा सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है, इसके पास कोस्टल लाइन। मैंने पढ़ाया था पिछले किसी क्लास में कि कोस्टल लाइन सबसे बड़ी गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ये एमपी है हमारा, और ये सोयाबीन सबसे ज़्यादा यहाँ उगाई जाती है। सोयाबीन पे एक और क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ से ये भरपूर होते हैं? प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होता है क्या? सोयाबीन। सोया प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये सब प्रोटीन के बहुत बड़े सोर्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय राज्य में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है और गन्ने की खेती एक कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नकदी फसलें क्या होती हैं और भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख नकदी फसलें? अभी जैसे मैंने कैश क्रॉप बताया था गन्ने के लिए, तो कैश क्रॉप वो क्रॉप है जो हम बाजार में बेचने के लिए या निर्यात करने के लिए बोई जाती हैं। अब आप कहोगे कि ये तो हम और चीज़ें भी करते हैं, तो मेनली जो, अगर जैसे कपास का हम उत्पादन करते हैं तो मेनली बेचने के लिए करते हैं। गन्ने का उत्पादन तो हम गन्ना खाते नहीं हैं, गन्ने का उत्पादन हम बेसिकली चीनी बनाने के लिए करते हैं। तो ऐसे जितने भी पैदावार हैं जिनको कि हम मेनली हमारा एम बाजार में बेचना होता है, उन्हें हम नकदी फसलें कहते हैं। और उसमें कपास, गन्ना, केला, जूट, तंबाकू, ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित, सॉरी ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये एक्चुअली जब
मैं आपको सीधा सीधा आंसर देता हूँ, ये निम्नलिखित में से अगर मैं वैसे लिखता इसमें चॉइसेस देता, लेकिन टाइपिंग थोड़ा सा एरर है। इसको ऐसे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि भारत में कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये केरल है। केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और रबर के लिए लेटराइट मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन ये इसमें भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। किस राज्य में सर्वाधिक रेशमी धागे का उत्पादन होता है? कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा रेशमी धागे का उत्पादन होता है और कर्नाटक का सिल्क आपको पता है कि बहुत ज्यादा फेमस भी होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य इलायची और काली मिर्च में भी केरल का पहला स्थान है? इलायची और काली मिर्च ये केरल में सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काली क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंध है? कच्चे तेल से के उत्पादन से संबंधित है। भारत में कच्चा तेल काफ़ी कम मात्रा में होता है। एक और रेवोल्यूशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो है व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या है, पता है आपको व्हाइट रेवोल्यूशन? नहीं पता? व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से, और एक बहुत जाना माना नाम है मिल्क रेवोल्यूशन से संबंधित, जिसको कि मिल्क रेवोल्यूशन का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि वो कौन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? ये शहद के उत्पादन से है। शहद के उत्पादन से और बागवानी, हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर का मतलब हुआ फलों का उत्पादन और उसमें ये फूलों का उत्पादन भी हॉर्टिकल्चर में आता है। तो स्वर्ण क्रांति शहद का और बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में नलकूपों और कुओं की सिंचाई करने वाला का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ये है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत अच्छा है। गंगा नदी यहाँ से बहती है, जमुना भी यहाँ से बहती है, तो इसलिए यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत अच्छा है और ज़मीन समतल है, तो इसलिए यहाँ पर ये ट्यूबवेल वगैरह से सबसे ज़्यादा यहाँ सिंचाई की जाती है। सबसे बड़ा क्षेत्र इस राज्य में है जो कि ट्यूबवेल और वेल से इसका इरिगेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है? 20% योगदान है। क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी? किसी देश की एक वर्ष में निर्मित वस्तुओं और उपलब्ध सेवाओं का कुल मूल्य जो होता है वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो ये थे एग्रीकल्चर पर कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको इस चैनल में बहुत सारे मिलेंगे और आपका ज्ञान और आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।